27 नवंबर 1962 कुछ लोग टाई सूट पहनकर बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। उस बैंक के अंदर कुछ और लोग मौजूद थे जिन्होंने उसी कलर का सूट पहना हुआ था। कुछ वक्त के बाद वो एक मास्क पहनते हैं और बैंक के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर उस बैंक के बाहर एक गाड़ी में एक शख्स बहुत देर से मौजूद था जो अखबार पढ़ रहा था। वो भी कुछ देर के बाद गाड़ी से बाहर निकल जाता है। ये शख्स उन क्रिमिनल गैंग का लीडर था, ब्रूस। और वो सभी लोग बैंक के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए नहीं बल्कि बैंक के अंदर चोरी करने के लिए गए थे। अंदर जाने के बाद वो कुछ लोगों को पीटना भी शुरू कर देते हैं जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी और चालाकी करने की कोशिश की। हालांकि वो अपने साथ गन लेकर नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि रॉबरी करने के दौरान वो किसी पर भी गोली नहीं चलाएंगे। बैंक के सारे पैसे वो एक बॉक्स में रखकर वो सभी बैंक से बाहर निकलते हैं और अपने अड्डे पर जाने के बाद वो बॉक्स को ओपन करते हैं और पैसे को गिनना स्टार्ट करते हैं। जब पैसे को गिना तो वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनको उम्मीद थी कि वो ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन सभी के हिस्से में इतने पैसे नहीं आए जितना उन्होंने पहले डिसाइड किया था प्लानिंग बना के। लेकिन फिलहाल अब वो दोबारा बैंक तो नहीं जा सकते, तो अब उन्हें इतने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे जब तक वो अगली रॉबरी की प्लानिंग ना करे। एक बार जब वो सभी एक बार में थे, पार्टी कर रहे थे, तो वहां पर उनको एक वकील मिलता है और बाद में वो वकील उनको एक शख्स से मिलवाता है जिसका नाम था चार्ली। चार्ली एक बड़ी रॉबरी का अंजाम देना चाहता था। बाद में वकील चार्ली और ब्रूस को बताता है कि उस शहर में एक रॉयल ट्रेन चलती है जो ट्रेन लंदन शहर के एक स्टेशन तक जाती है। हालांकि ट्रेन में ज्यादातर पोस्ट कार्ड को भेजा जाता था, लेकिन इस ट्रेन के आगे जो डिब्बा था उसमें हाई वैल्यू पैकेट रखे होते थे जिन पैकेट में ढेर सारा कैश रखा होता था और इन पैसों को अलग अलग स्टेशन में जो पोस्ट डिपार्टमेंट थे उनमें भेजा जाता था। उनको पता चलता है कि ट्रेन में कोई ज्यादा हाई सिक्योरिटी नहीं थी, बस कुछ कर्मचारी थे। उनको लगा कि अगर वो अच्छी प्लानिंग बनाएं तो इस ट्रेन से कैश लूटना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब चार्ली गैंग के लीडर ब्रूस को इस रॉबरी की प्लानिंग बनाने के लिए कहता है और बाद में सब डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द उस रॉयल ट्रेन में प्लानिंग बनाकर चोरी को अंजाम देंगे। प्लानिंग बनाने के दौरान ब्रूस कहता है कि वो ट्रेन में पैसे आखिरी स्टेशन से पहले चुराएंगे ताकि सभी स्टेशन से पैसा ट्रेन में आ जाए और जब सारा पैसा उस ट्रेन में रख दिया जाएगा तो वो आखिरी लंदन स्टेशन से पहले ट्रेन को एक सुनसान ब्रिज के पास रोक देंगे। लेकिन इस प्लानिंग में किसी और को भी शामिल करना होगा जिसको ट्रेन सिग्नल की अच्छी जानकारी हो और जो करेक्ट टाइम पर ट्रैफिक सिग्नल की लाइट को बंद कर सके। हालांकि काम आसान था नहीं क्योंकि कम टाइम में ट्रैफिक सिग्नल की लाइट को चेंज करना उन्हें उस शख्स की तलाश थी जिसे ट्रैफिक लाइट चेंज करने का एक्सपीरियंस हो और उसे सिग्नल लाइट में होने वाली तार की सभी इंफॉर्मेशन हो। तब उन्हें रॉजर नाम के शख्स का पता चलता है जो पहले रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर चुका था। हालांकि वो कई साल हो चुके थे, अब वो डिपार्टमेंट में नहीं था बल्कि कोई और बिजनेस कर रहा था। जब उसको प्लानिंग बताई जाती है तो वो मान जाता है क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बिजनेस से इतना पैसे नहीं कमा रहा था और जब उसने ये प्लानिंग सुनी तो उसको लगा कि वो तो बहुत कम टाइम में अमीर बन जाएगा क्योंकि चुराई गई जाने वाली जो रकम थी वो बहुत ज्यादा होने वाली थी, जितने पैसे उसके पास पहले कभी नहीं थे। लेकिन वो कहता है कि इस प्लानिंग में 2 लोग और शामिल होंगे और उन सभी को चुराए हुए पैसों में उतने ही पैसे मिलने चाहिए जितना बाकी को। अब उसके बाद रॉजर और रूस पहले उसी जगह पर जाते हैं जहां पर उनको ट्रेन को रोकना था। वहां जाकर उनको 2 सिग्नल दिखाई देते हैं जिनमें से एक सिग्नल को उनको ग्रीन से रेड करना था और दूसरे को रेड से ग्रीन। रोजर पहले इस काम में काफी माहिर था। वो वहां की सिग्नल लाइट को एक बैटरी से कनेक्ट करता है और ग्रीन सिग्नल को बंद करने के लिए वो एक तार को डीएक्टिवेट कर देता है। वहीं कुछ दिन के बाद वकील जो प्लानिंग में शामिल था वो एक और क्रिमिनल के साथ उस ब्रिज के पास बने एक घर में जाता है और वो घर की ओनर से घर को खरीदने की बात करता है। प्लान के अकॉर्डिंग उस घर को खरीदने के बाद वो चोरी किया गया सारा पैसा उस घर में ही रखने वाले थे और आखिरकार एक हाई प्राइस डील के बाद वो घर को खरीद लेते हैं। लेकिन ब्रूस बाकी क्रिमिनल मेंबर से बोलता है कि प्लान के अकॉर्डिंग वो कैसे ट्रेन चला पाएंगे और बाद में उसे लगता है कि वो ट्रेन तो नहीं चला पाएंगे, इसलिए इस प्लान में एक ट्रेन ड्राइवर भी चाहिए जो सही टाइम पर ट्रेन को स्टार्ट करके दूसरी जगह पहुंचा दे। उसके बाद ब्रूस का एक दोस्त उसको एक बूढ़े ट्रेन ड्राइवर का पता बताता है। बाद में ब्रूस उसे मिलता है। प्लानिंग सुनने के बाद वो भी इस प्लानिंग में शामिल हो जाता है। अब टोटल 16 लोग थे, लेकिन बाद में उनको एक और शख्स को इस प्लानिंग का बताना पड़ेगा जो ट्रेन में रहकर पैसों की जानकारी दे सके कि कितने पैसों को ट्रेन के किस बोगी में एग्जैक्ट जगह पर कहाँ रखा गया है। अब क्योंकि इस बात को पहले से ही काफी सीक्रेट रखा जाता है इसलिए उनको पता था कि चौकन्ना रहना पड़ेगा और रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर से ही किसी एम्प्लॉय से पूछताछ करनी पड़ेगी। अब बाद में वो सभी लोग उस घर में जाते हैं जिस घर को पहले ब्रूस ने खरीदा था। ये घर एक गांव के एक पहाड़ी इलाकों में बना हुआ था और ये लंदन रेलवे स्टेशन से लगभग 30 मील दूर था। उस घर में जाने से पहले ब्रूस ने बाकी मेंबर से बहुत सख्ती से कहा कि कोई भी घर के अंदर अपने ग्लव्स नहीं उतारेगा ताकि घर पर कहीं भी फिंगरप्रिंट के निशान ना हो। अब कुछ दिन तक वो उसी घर के अंदर रहते हैं और चोरी की प्लानिंग करते हैं और वेट करते हैं जब वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी को अंजाम देने वाले थे। कुछ दिनों के बाद
एक शख्स ब्रूस के घर में जाता है और उसको बताता है कि शहर में रॉयल ट्रेन मेल ग्लासगो से रवाना होगी और 12 घंटे का सफर कंप्लीट करने के बाद ये ट्रेन लंदन के स्टेशन पहुंच जाएगी सुबह 7 बजे तक। ब्रूस को पता चलता है कि इस ट्रेन में टोटल 12 डब्बे होंगे और उनमें से 2 डब्बे में डाक विभाग के डॉक्यूमेंट पेपर्स मौजूद होंगे। जल्द से जल्द उनको पोस्ट ऑफिस पहुंचाया जाएगा, जिस वजह से ये ट्रेन चलाई गई थी। और इस ट्रेन के आखिरी 2 डब्बों में लगभग 128 पैकेट रखे होंगे, जिनके अंदर बॉक्स में है बहुत सारा पैसा और उन सभी बॉक्स में लॉक भी लगा हुआ था। अब सभी लोग रॉबरी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। शाम के 7 बजे तक वो ट्रेन ग्लासगो से रवाना होती है। सारे क्रिमिनल मेंबर आर्मी की ड्रेस पहनकर ट्रक से उस ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने पहले डिसाइड किया था। फिर 2 लोग अलग अलग सिग्नल के पास जाकर ट्रैक में मौजूद एक सिग्नल को पीना और दूसरे सिग्नल को रेड कर देते हैं। सुबह के लगभग 3 बज चुके थे। वो ट्रेन रास्ते में ही थी और वो अब ट्रेन से लगभग 40 मील की दूरी पर थे। वो लोग ऑलरेडी बीच पर ही थे, आगे की प्लानिंग के लिए तैयार थे। ब्रूस बीच के ऊपर खड़ा हुआ था और बाकी क्रिमिनल मेंबर ब्रिज के नीचे ट्रेन का वेट करने लगते हैं। अब बस थोड़ी देर के बाद वहां ट्रेन पहुंच जाती है। अब जैसे ही वहां ट्रेन पहुंची तो ड्राइवर रेड सिग्नल को देखकर रेलवे ट्रैक के आगे ट्रेन रोक देता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है तो क्रिमिनल मेंबर ट्रेन के पिछले 2 डिब्बे पे चढ़ जाते हैं। कुछ लोग पैसेंजर वाले डब्बे में जाते हैं जहां उसके कोच में वो अलग करने का काम करते हैं। बाकी 2 लोग ड्राइवर के कोच में जाकर उस ट्रेन ड्राइवर को बंदी बना लेते हैं। उससे कहा जाता है कि अगर उसने कोई भी चालाकी की तो उसी वक्त वो उसे जान से मार देंगे। बाद में जो ट्रेन ड्राइवर था जिसको उस प्लानिंग में शामिल किया गया था, वो दोबारा ट्रेन को स्टार्ट करके उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चल नहीं रही थी। बाद में वो उस ट्रेन ड्राइवर को वहां लाते हैं जो पहले ट्रेन को चला रहा था। पहले तो वो मना करता है, फिर वो उसे काफी पीटते हैं और उससे कहते हैं कि ट्रेन स्टार्ट करो और चलाओ। लेकिन बाद में वो ट्रेन ड्राइवर कहता है कि ट्रेन में वैक्यूम नहीं है, जिस वजह से ट्रेन नहीं चल रही। क्योंकि जब वो लोग ट्रेन के पैसेंजर कोच को इंजन से अलग कर रहे थे, तब उस वक्त उन्होंने गलती से वैक्यूम का पाइप भी तोड़ दिया था। इसलिए एक मेंबर वो ट्रेन के पाइप को जोड़ता है और बाद में वो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन ब्रिज तक पहुंच जाती है, जिस ब्रिज के ऊपर ब्रूस ऑलरेडी खड़ा था। उस ब्रिज के नीचे कुछ ट्रक भी मौजूद थे, जिस ट्रक के अंदर सारा कैश रखकर उसे घर तक ले जाना था। अब उसके बाद वो सभी लोग ट्रेन के पिछले डिब्बे में जाते हैं, जहां पर बहुत सारे बॉक्स में कई पैसे रखे हुए थे। ट्रेन के अंदर जो पोस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और ट्रेन ड्राइवर को ऑलरेडी बंदी बना लिया था। अब वो लोग उस बॉक्स के लॉक को तोड़ते हैं, जिस लॉक को तोड़ने के लिए वो पहले एक लोहे का रॉड लेकर आए थे। उसके बाद 16 मिनट के अंदर वो ट्रेन में रखे लगभग 128 बॉक्स जिनमें पैसे थे वो सभी ट्रक के अंदर रख देते हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो ब्रूस उन पैसों को वहीं छोड़कर जाने के लिए बोलता है। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ब्रूस उस ट्रेन ड्राइवर से कहता है कि अगर 30 मिनट के अंदर तुमने इस ट्रेन रॉबरी का किसी को बताया तो वो उसको ढूंढकर उसे जान से मार देगा। हालांकि ये सिर्फ एक धमकी थी उसको डराने के लिए। ये रॉबरी की प्लानिंग जो बनाई गई थी, इसमें किसी को भी जान से इनको नहीं मारना था, इसलिए वो अपने साथ कोई भी गन पिस्टल लेकर नहीं गए थे। अब कुछ ही देर में ट्रक से उन सारे बॉक्स को लेकर उस गाँव के पहाड़ी इलाकों में बने उस घर में जाते हैं जो उन्होंने खरीदा हुआ था। वहां जाकर अब वो उस बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। पहली बार इतने पैसे को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और उस घर में पार्टी शुरू हो जाती है। उनकी ये ट्रेन रॉबरी सक्सेस हुई थी, जिसकी प्लानिंग में उन्हें इतना टाइम लगा था। ब्रूस कई दिन से इस ट्रेन रॉबरी की प्लानिंग बना रहा था और उस टाइम वो थक गया था, तो वो सोने के लिए चला जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि कमरे में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, बाद में जो चुराए गए थे। उन पैसे को गिनना शुरू किया गया तो वो लगभग 300 करोड़ रुपए थे। ये इतना सारा पैसा था जो शायद उस टाइम किसी चोर ने चुराया हो। ये उस दौर की सबसे बड़ी चोरी थी। लेकिन ब्रूस को पता था कि इतने ज्यादा पैसों की चोरी हुई है तो देश की गवर्नमेंट इस केस को इतनी जल्दी क्लोज नहीं करेगी और बड़े पैमाने पर रॉबर्ट्स को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। अब उस ट्रेन ड्राइवर को जिससे ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि वैक्यूम पाइप पहले टूट चुका था, लेकिन फिर भी बाद में उसके हिस्से के पैसे देकर उसको वहां से जाने दिया। अब बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आखिर इतने सारे पैसे को कैसे खर्च करेंगे और क्या पैसों को वो बाद में उसी घर में छुपाने वाले हैं। पुलिस और रेलवे डिपार्टमेंट और कई मीडिया एजेंसी को इंग्लैंड में हुई सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की खबर मिल चुकी थी। हर अखबार के फ्रंट पेज पर इस रॉबरी की न्यूज छापी गई। देश के सारे शहर में ये न्यूज फैल चुकी थी। ट्रेन के ड्राइवर और रेलवे एम्प्लॉय से पूछताछ की जाती है, लेकिन पूछताछ में कोई भी जानकारी नहीं मिलती जिससे रॉबर्ट्स की लोकेशन का पता किया जा सके। बाद में ब्रूस को रेडियो पर चल रही न्यूज से पता चलता है कि किसी चश्मदीद ने आर्मी ट्रक को देखा था जब वो लोग उन बॉक्स को ट्रक में रख रहे थे। यानी कि पुलिस उन ट्रक का पता लगा सकती है और बाद में शायद उनकी लोकेशन का भी पता चल जाए।
तो बाद में वो अपने आर्मी वाले ट्रक को एक नॉर्मल ट्रक में पेंट कर देते हैं। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि पुलिस की टीम उस स्टेशन से लगभग 30 मील पे जितने भी घर और फार्म हाउस थे उन सभी की तलाशी कर रही थी, यानी कि वो 24 घंटे में उनकी लोकेशन का पता कर सकते हैं। इसलिए वो सारे जल्द से जल्द अब वहां से निकलने की प्लानिंग बनाते हैं, इससे पहले कि पुलिस की टीम उन तक पहुंच जाए। घर से निकलने से पहले वो सभी सबूतों को चेक करते हैं और इस घर को बहुत अच्छी तरह से साफ कर देते हैं ताकि घर में कोई भी उनके फिंगरप्रिंट के निशान ना हो। उसके बाद वो सभी इस घर से निकल जाते हैं, लेकिन वो पहले से ही सोच लेते हैं कि अगर कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जाए तो वो दूसरे का नाम, उसकी लोकेशन का पता पुलिस को नहीं बताएंगे। अब ये केस हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। उनको ढूंढने की कोशिश काफी टाइम से हो रही थी। इस केस में कई सारे पैसे भी खर्च हो रहे थे, लेकिन वो इन पैसों से कहीं कम पैसे थे जो रॉबर्ट्स ने ट्रेन से चुराए थे। अब इस केस में एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर को ऑर्डर दिया जाता है कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे। उस ऑफिसर का नाम था बटलर, जो एक बहुत ही शातिर डिटेक्टिव था। अपनी इन्वेस्टिगेशन के स्टार्टिंग में जब उसने गांव के लोगों से पूछताछ की, जिसमें उसे पता चलता है कि कुछ वक्त से उस जगह पर कई गाड़ियों का आना जाना है जो पहले नहीं था, उसको ये बात अजीब लगती है और आखिरकार वो ढूंढते ढूंढते उस फार्म हाउस तक पहुंच जाता है जहां पर ब्रूस और बाकी क्रिमिनल रह रहे थे। वहां जाने के बाद उसने घर की अच्छे से तलाशी की। उस घर में से कुछ ग्लव्स मिलते हैं और कुछ जले हुए बॉक्स उनको मिलते हैं जिनको सही से जलाया नहीं गया था। फोरेंसिक टीम ने वहां पर कुछ फिंगरप्रिंट्स भी ढूंढ लिए थे। उस घर में एक लॉकेट भी मिलता है जो कि रोजर का था। उसके बाद फौरन पुलिस की टीम रोजर के घर जाती है और वहां से उसको अरेस्ट किया जाता है। उसके घर में से कुछ पैसे भी मिलते हैं। बाद में जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कबूल करता है कि वो रॉबरी में शामिल था और उसके घर में से जो पैसे बरामद हुए हैं वो उस रॉयल ट्रेन में से ही चुराए गए थे। लेकिन वो ये भी बताता है कि वो ट्रेन के अंदर नहीं गया था, बस उसका काम ट्रेन सिग्नल को चेंज करना था। अब जब फिंगरप्रिंट्स को चेक किया गया तो रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो एक क्रिमिनल था जो पहले भी क्राइम कर चुका था। क्योंकि उसका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड वहां मौजूद था तो बाद में इस केस में उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में कुछ और लोग अरेस्ट किए जाते हैं जो रॉबरी में शामिल थे। इस केस में इन्होंने प्लानिंग तो सही बनाई, लेकिन बाद में इन्होंने कोई ना कोई गलती जरूर की। किसी के जूते में ट्रक का पेंट लगा हुआ था तो किसी के बाल और फिंगरप्रिंट्स उस घर से मिले थे। लेकिन ब्रूस को अभी भी पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी और उसे ये भी पता था कि वही इस रॉबरी का मास्टरमाइंड है जिसने प्लानिंग बनाई थी और उसने ही कुछ वक्त पहले जो एयरफोर्स डिपार्टमेंट में पैसों की चोरी हुई थी वो भी शायद ब्रूस ने की थी। और वो इतनी बड़ी रॉबरी की प्लानिंग बना सकता है जिसमें रॉयल ट्रेन से इतने पैसे चोरी किए गए। लेकिन काफी दिन बीत गए, ब्रूस तक पुलिस पहुंच नहीं पाई। एक बार जब 2 कांस्टेबल रास्ते से जा रहे थे तो घर के बाहर उन्हें एक सीढ़ी नजर आती है जो घर के छत तक जा रही थी। उनको ये अजीब लगता है। वो घर के नीचे के दरवाजे से घर में दाखिल होते हैं। वहां पर ब्रूस मौजूद था, लेकिन उन दोनों कांस्टेबल को ये नहीं पता था कि उस घर में जो शख्स मौजूद है वो ब्रूस है, जो अभी शहर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। बाद में जब न्यूज़पेपर में उन्होंने उसकी फोटो चेक की तो उनको लगता है कि ये तो वही क्रिमिनल था। तब बाद में वो डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर को बताते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ब्रूस घर से भाग चुका था क्योंकि उसे मालूम था कि उसको ढूंढते हुए पुलिस वहां जरूर पहुंचेगी। अब पुलिस की टीम जब उस घर में पहुंचती है तो ब्रूस अपने एक परिवार के साथ कहीं और निकल जाता है, लेकिन उस घर में से कुछ फिंगरप्रिंट मिलते हैं जो उन्हीं बाकी क्रिमिनल के थे, जिसके जरिए पुलिस इस केस में कुछ और लोगों को अरेस्ट करती है। अब इन सभी क्रिमिनल को जो अरेस्ट किया गया था उनको कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद उन सभी को 30 साल की सजा होती है। ये इस दौर की सबसे बड़ी सजा थी जो रॉबरी केस में दी गई थी। शायद इससे पहले किसी रॉबरी केस में किसी क्रिमिनल को इतनी सजा नहीं हुई थी। 2 साल बीत जाते हैं इस केस में, लेकिन डिटेक्टिव बटलर और पुलिस की टीम ब्रूस तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन उसे यह अच्छी तरह पता था कि इतनी बड़ी ट्रेन रॉबरी के केस में रेलवे डिपार्टमेंट के शख्स के हेल्प के बिना ये रॉबरी नहीं की जा सकती। जरूर इस चोरी में कोई रेलवे एम्प्लॉय भी शामिल था। हालांकि बटलर ने कोशिश की लेकिन उस शख्स का पता नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी वो कई लोगों से पूछताछ कर रहा था। लगभग 4 साल बीत चुके थे लेकिन अभी भी ब्रूस का पता नहीं चला। अब तक बटलर के रिटायरमेंट का भी टाइम हो चुका था, लेकिन वो रिटायरमेंट से मना कर देता है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि जब तक वो इस केस को सॉल्व नहीं करेगा वो रिटायर नहीं होगा। एक दिन बटलर को फोन कॉल आता है। ये फोन कॉल किसने किया था ये तो आज तक पता नहीं चला, लेकिन फोन कॉल में शख्स कहता है कि उसको पता है कि ब्रूस कहाँ पर है और वो उसकी लोकेशन का पता बटलर को बता देता है। तो ये वो कॉल होती है जो इतने दिनों के बाद इस रॉबरी केस को क्लोज करने वाला था। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलने के बाद पुलिस की टीम उसको अरेस्ट करने के लिए रवाना हो जाती है और आखिरकार कोर्ट में केस चलने के बाद उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। अब इस रॉबरी केस में जितने भी लोग थे उन सभी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था, लेकिन इस चोरी में ब्रूस और बाकी क्रिमिनल मेंबर ने ट्रेन से जो पैसे चोरी किए थे वो पूरे पैसे कभी बरामद नहीं हो पाए। उन पैसों का सिर्फ 10% ही पुलिस ढूंढ पाई और बाकी के पैसे कहां पर है
उन पैसे को खर्च कहां पर किया गया ये आज भी किसी को पता नहीं है। लेकिन साल 1971 में ब्रिटेन की करेंसी बदल दी जाती है और इस डिसीजन के बाद एक बात तो समझ आ गई कि ट्रेन रॉबरी से जितने भी पैसे चुराए गए थे जो पुलिस को नहीं मिले थे वो लगभग 90% पैसा अब रद्दी बन चुका था। बाद में ये भी पता चलता है कि उन 16 में से 12 लोगों की मौत जेल में सजा काटने के दौरान हो गई थी। हालांकि इस रॉबरी में जितने भी लोग थे जिनको सजा मिली थी, लेकिन एक शख्स था जिसका पता पुलिस को नहीं लगा, रेलवे का वो कर्मचारी जिन्होंने इस रॉबरी में उनकी मदद की थी। हालांकि पूछताछ में कभी भी ब्रूस ने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि ब्रूस ने उससे वादा किया था कि उसके जीते जी वो कभी पुलिस को नहीं बताएगा। लेकिन जब इस केस में 51 साल बीत चुके थे और ब्रूस को भी पता था कि कुछ साल पहले वो रेलवे कर्मचारी मर चुका है, तो फाइनली एक इंटरव्यू के दौरान ब्रूस ने उसका नाम बताया। लेकिन अब सरकार और कानून उस पर मुकदमा नहीं चला सकते, उसको सजा नहीं हो सकती क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं है। और फिर 90% पैसों को जो कभी पुलिस की टीम बरामद नहीं कर पाई, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर भी पता नहीं लगा पाए कि आखिर उन पैसों का क्या हुआ, उन्हें कहां पर खर्च किया गया था। क्या रॉबर्ट्स के अरेस्ट होने से पहले ही इन्होंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए थे और इलीगल तरीके से कहीं पर प्रॉपर्टीज खरीदी थी जिनका पता आज भी नहीं चला है। तो ये थी इंग्लैंड में होने वाली सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की स्टोरी। जब ये ट्रेन रॉबरी हुई थी तो किसी भी ट्रेन से इतने सारे पैसे उससे पहले कभी नहीं चुराए गए और ना ही बाद में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब इतनी अच्छी प्लानिंग के बाद ट्रेन से इतने पैसे चोरी किए गए हों। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।